स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर, आपका होस्ट एंड दोस्त सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज स्टार्ट करूंगा क्लास 12th की चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन व हेलो एरीन। अब सबसे पहले इसी क्रम में हम बात करेंगे तो हेलो एल्केन होते क्या हैं, तो उसको देखने के लिए मैं एक जनरल रिएक्शन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैंने एक जनरल कंपाउंड लिया जो कि है RH मतलब है एल्केन। एल्केन का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी जो होती है एकल बंध से संतृप्त हो, उनको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब सबसे पहले इस एल्केन की रिएक्शन मैं यदि हैलोजन से करवाता हूँ तो इस रिएक्शन में होगा क्या, एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन की जगह एक हैलोजन परमाणु आ जाएगा और जो नया यौगिक बनेगा वो बनेगा RH प्लस निकलेगा साथ में HX। ये जो नया परमाणु निकला और नया जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को बोलते हैं हेलो एल्केन। और साथ में जो साइड प्रोडक्ट निकला है इसको बोलते हैं हाइड्रोहेलिक अम्ल। जो हैलोजन जुड़ा हुआ होगा या जैसा हैलोजन जुड़ा हुआ होगा उसके बेस पर इसका नाम हो जाएगा। जैसे इस पर जो है ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड। जैसे इस पर जो है क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे इस पर आयोडीन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हेलो एल्केन की बात कर रहे थे, तो बात करते हैं इसके अंदर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा होता है तो बनने वाले यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। इसी चीज़ को जो मैं है एक रिएक्शन के थ्रू या एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँ तो मैं एल्केन को इस तरीके से लिखता हूँ H3CH। यहाँ पर हो गया ये अपना मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। इस मीथेन की अभिक्रिया मैं Cl2 से करवाऊँ तो मेरे पास जो यौगिक प्राप्त होगा उसमें क्या होगा, इस H3C में एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन क्लोरीन परमाणु से हो जाएगा और मेरे पास बन जाएगा H3CCl। तो ये जो बना ये है हेलो एल्केन और साथ में जो साइड प्रोडक्ट निकला है वो निकलेगा हमारा HCl। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु से हो जाता है तो बनने वाले यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। बात करें हेलो एरीन की, तो हेलो एरीन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ जिसमें मैंने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन जो है ऊपर रिप्रेजेंट किया है। इसकी रिएक्शन मैं हैलोजन से करवाऊँ तो हैलोजन से करवाने पर क्या होगा कि बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है हैलोजन परमाणु से, यानी कि H की जगह अब मेरे पास यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा और ये जो यौगिक बना इस यौगिक को बोलते हैं हेलो एरीन। तो कहने का मतलब ये है कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा हो जाता है तो बनने वाले यौगिक को हेलो एरीन कहते हैं और साथ ही साथ इसके जो है साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो HX निकलेगा। इसका भी एक एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले वही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन लिया। इस बेंजीन की रिएक्शन मैंने Cl2 से करवाई तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन की जगह हम क्लोरीन जुड़ें तो उससे बनने वाला जो यौगिक होगा उस यौगिक को बोलते हैं हेलो एरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा बच्चों क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से जो है हमने क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जब हैलोजन परमाणु के द्वारा होता है तो बनने वाले यौगिक को हेलो एरीन कहते हैं। हम अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है हमारा हेलो एल्केन के वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन को जो है दो आधारों पर विभाजित किया गया है। वो आधार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहली बात करें इसके अंदर जो है वो है हैलोजन परमाणु की संख्या, यानी कि जो अपने पास एल्केन है या एल्केन व्युत्पन्न है उस एल्केन व्युत्पन्न पर हैलोजन परमाणु
कि कितनी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, वो कितने जुड़े हुए हैं उसके आधार पर जो है इसको विभाजित किया गया है। और दूसरा आधार जो इसका ये है कि जो कार्बन परमाणु है उस कार्बन परमाणु में संकरण के आधार पर भी इसको जो है अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि जो हम संकरण कह रहे हैं कार्बन परमाणु, वो कार्बन परमाणु कौन सा है? वो कार्बन परमाणु है जिससे डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है। ये हैलोजन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु है। इसमें कौन सा संकरण हो रहा है इसके आधार पर जो है हेलो एल्केन को वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर हम हेलो एल्केन के आधारों पर वर्गीकृत करें तो इसको मैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा बताना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहला आधार जो है इसके अंदर है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को जो विभाजित किया गया है उसकी बात करते हैं। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को मोनोहैलाइड, दूसरा है डाईहैलाइड, तीसरा है इसके अंदर ट्राईहैलाइड, चौथा है इसके अंदर टेट्राहैलाइड और पांचवा जो हमारे पास है यहाँ पे पॉलीहैलाइड, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो है हेलो एल्केन को मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉलीहैलाइड में वर्गीकृत किया गया है। अब इस मोनोहैलाइड को पुनः कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है 1 डिग्री मोनोहैलाइड, दूसरा है 2 डिग्री मोनोहैलाइड और तीसरा है यहाँ पर हमारा 3 डिग्री मोनोहैलाइड। इसी तरीके से यहाँ पर आगे देखें तो डाईहैलाइड को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जैम डाईहैलाइड, दूसरा है हमारा यहाँ पे विस डाईहैलाइड और तीसरा जो है हमारे यहाँ पे अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। तो इस प्रकार से हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलोजन को मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड, टेट्राहैलाइड और पॉलीहैलाइड में विभाजित किया गया है। मोनोहैलाइड को भी कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में वर्गीकृत किया गया है। इसी तरीके से देखा जाए तो डाईहैलाइड को जो है जैम, विस और अल्फा ओमेगा या टर्मिनल डाईहैलाइड में विभक्त किया गया है। ट्राईहैलाइड का और टेट्राहैलाइड का कोई आगे वर्गीकरण नहीं। इसमें हम सबसे पहली बात करते हैं मोनोहैलाइड। मोनो शब्द से अर्थ है, मोनो का मतलब होता है सिंगल या एक, यानी कि ऐसे हैलाइड जिसमें एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं मोनोहैलाइड। जैसे एग्जाम्पल देखें इसका CH3 CH2 Cl, इसी तरीके से देखें CH3 CH2 CH2 Cl। तो यहाँ पर देखा जाए एक हैलोजन परमाणु उपस्थित है तो ऐसे हैलाइड को बोलते हैं मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड को कार्बन की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर कैसे कि कार्बन कितने डिग्री का है, कितने से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर पुनः मोनोहैलाइड को जो है वर्गीकृत किया गया है। पहला जो उसका प्रकार है वो है प्राथमिक मोनोहैलाइड। अब प्राथमिक मोनोहैलाइड क्या होता है इसके अंदर देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो यौगिक है, इस यौगिक में ये हैलोजन परमाणु के पास वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से या कितने मैथिल समूह से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर।
तो यहाँ पर ये जो हैलोजन परमाणु है डायरेक्टली एक मेथिल समूह से जुड़ा हुआ है, तो इसे 1 डिग्री या प्राथमिक मोनोहैलाइड कहते हैं। वापस बताता हूँ इसके अंदर कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है। सबसे पहले ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली, जो सीधे ही एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, या सीधे ही एक मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, या सीधे ही एक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, ऐसे कार्बन को बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। और प्राथमिक कार्बन पर जब हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो ऐसे यौगिक को बोलेंगे प्राथमिक मोनोहैलाइड। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। जो दूसरा हमारा मोनोहैलाइड है वो है द्वितीयक या 2 डिग्री मोनोहैलाइड। अब द्वितीयक या 2 डिग्री मोनोहैलाइड के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने ये कार्बन ड्रॉ किया। इस कार्बन पर एक CH3 ग्रुप और यहाँ पर दूसरा CH3 ग्रुप मैंने जोड़ा और यहाँ पर एक H लगाया। तो ये जो कार्बन है डायरेक्टली, ये कार्बन सीधे ही 2 कार्बन या 2 कार्बन युक्त समूहों से या मेथिल समूह से जुड़ा हुआ है। इस कारण से इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। यानी 2 डिग्री कार्बन क्या होता है कि ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या डायरेक्टली 2 मेथिल समूह से जुड़ा हुआ हो, या डायरेक्टली 2 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो, ऐसे कार्बन को बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और इस 2 डिग्री कार्बन पर जब हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री मोनोहैलाइड, यानी कि द्वितीयक मोनोहैलाइड। कन्फर्म हो गया आपको कि 2 डिग्री मोनोहैलाइड क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर। जो हमारा अंतिम है इसका मोनोहैलाइड का प्रकार, वो है तृतीयक या इसको बोलते हैं 3 डिग्री मोनोहैलाइड। अब तृतीयक क्या होता है? ये कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच्ड हो, तो 3 कार्बन अटैच्ड हो, या 3 मेथिल ग्रुप अटैच्ड हो, या 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड हो, ऐसे कार्बन को बोलते हैं तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन परमाणु। और इस 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जब हैलोजन जुड़ा हुआ होगा तो ऐसे हैलाइड को बोलेंगे तृतीयक हैलाइड। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इसके अंदर कि ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं तृतीयक कार्बन, और इस तृतीयक कार्बन से जब हैलोजन जुड़ा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे तृतीयक हैलाइड। इसी क्रम में आगे बात करते हैं हम। हमारा दूसरा जो हैलाइड है वो है डाई हैलाइड। डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है कि इस पर 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे। अब 2 हैलोजन परमाणु किस स्थिति पर जुड़े हुए होंगे, किस कार्बन पर जुड़े हुए होंगे, उस आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से पहला हम जो लेते हैं वो है जैम डाई हैलाइड। जैम या इसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। अब जैम डाई हैलाइड क्या होता है वो देखें यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया CH3CH, ये Cl जोड़ा यहाँ पर एक Cl जोड़ा। तो कहने का मतलब इसमें स्ट्रक्चर में देखें कि एक ही कार्बन एटम पर दोनों हैलोजन एटम अटैच्ड है, तो ऐसे डाई हैलाइड को जैम डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं कि जब एक ही कार्बन एटम पर दोनों हैलोजन एटम या दोनों हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हों तो ऐसे डाई हैलाइड को कहते हैं जैम डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड। क्रम में हमारा दूसरा जो डाई हैलाइड है वो है विस डाई हैलाइड। अब विस डाई हैलाइड क्या होता है इसको जानने के लिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ CH2CH2। अब यहाँ पर एक हैलोजन एटम, यहाँ पर एक हैलोजन एटम या क्लोरीन एटम। तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों कार्बन जो है नज़दीकी कार्बन है। जब 2 नज़दीकी कार्बन एटम पर 2 हैलोजन जुड़े हुए हो तो ऐसे डाई हैलाइड को बोलते हैं विस डाई हैलाइड। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कार्बन एटम जो होने चाहिए वो नज़दीकी होने चाहिए, तो उन पर जब हैलोजन जुड़ा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे जो है विस डाई हैलाइड। इसका एक और एग्जाम्पल देखें CH3CHCl2Cl। तो ये भी जो एग्जाम्पल है विस डाई हैलाइड का है। चाहे चेन कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब 2 नज़दीकी कार्बन पर Cl जुड़ा हुआ हो, Cl जुड़े हुए हों तो ऐसे यौगिकों को कहते हैं विस डाई हैलाइड।
जो हमारे पास है वो है अंतस्थ डाइहैलाइड या है हमारे पास अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब ये क्या होता है इसको देखना चाहें तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH2 CH2 CH2, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। तो क्या दिख रहा है इस यौगिक में एक तो प्रारंभ में Cl जुड़ा हुआ है, एक अंत में Cl जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से एक और देखें CH2 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 CH2, तो यहाँ पर एक Cl और यहाँ पर एक Cl। इस यौगिक में भी देखा जाए तो एक प्रारंभ में Cl जुड़ा हुआ है और एक अंत में Cl जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है ये है कि ऐसे डाइहैलाइड जिसमें अंतस्थ सिरों पर या कह सकते हैं इसके अंदर जो है सिरों पर या प्रथम और अंतिम कार्बन परमाणु पर एक एक हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, तो ऐसे डाइहैलाइड को अंतस्थ डाइहैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पे प्रथम या अंतिम या कह सकते हैं सिरों पर हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर जो है वो है ट्राइहैलाइड। ट्राइहैलाइड का कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। अब ये ट्राइहैलाइड को सामान्यतः जो है हेलोफॉर्म भी कहते हैं। आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म, तो वो इसी का यौगिक है। तो पहला एग्जाम्पल लें इसका CHCl3, 3 हैलोजन परमाणु, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। इसी तरीके से दूसरा यौगिक लें CHBr3, इसका नाम है ब्रोमोफॉर्म। इसी तरीके से तीसरा यौगिक लें CHI3, तो इसका नाम है आइडोफॉर्म। तो इस तरीके से जब कार्बन परमाणु पर 3 हैलोजन सीधे ही जुड़े हुए हों तो ऐसे हैलाइड को कहते हैं ट्राइहैलाइड या हेलोफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर जो चौथा अपना है वो है टेट्राहैलाइड। और टेट्राहैलाइड का मतलब क्या है कि 4 हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे, और 4 हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे तो एक ही कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हो जाएगी। तो ऐसे को बोलते हैं टेट्राहैलाइड। इसका एग्जाम्पल देखें CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरीके से आगे देखें CBr4, कार्बन टेट्राब्रोमाइड। इसी तरीके से आगे देखें CI4, कार्बन टेट्राआयोडाइड। तो इस प्रकार से हमारे जो है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो है हेलो एल्केन का वर्गीकरण पूरा होता है। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन के वर्गीकरण का दूसरा आधार। तो दूसरा आधार जो था हमारा वो है कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था के आधार पर तो कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था के आधार पर इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन इससे पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कार्बन परमाणु कौन सा हेलो एल्केन में, वो कार्बन परमाणु जिस पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पे CH3 CH2 Cl ये वाला कार्बन परमाणु, न कि ये वाला कार्बन परमाणु जो है इसमें जो संकरण होगा उस संकरण के आधार पर जो है इसे जो है वर्गीकृत किया गया है। अब देखें इसके अंदर ये कितने प्रकार का होता है। तो संकरण पहली बात करें sp2 और दूसरा है sp3, इसमें 2 ही लिए गए हैं। या तो कार्बन परमाणु उस कार्बन परमाणु में sp2 संकरण होगा या उस कार्बन परमाणु में जो है sp3 संकरण होगा। तो sp2 संकरण के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विनाइल हैलाइड और दूसरा है इसके अंदर जो है एरिल हैलाइड। इसी तरीके से sp3 संकरण के आधार पर भी इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है यहाँ पे एलिल हैलाइड और दूसरा है यहाँ पर बेंजिल हैलाइड। तो ये कि ये जो यौगिक है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या विनाइल है? नहीं, इसको विनाइल नहीं कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, एक मेन पॉइंट है
कि जो ये कार्बन है, इस कार्बन पर जो sp2 संकरण है लेकिन हैलोजन परमाणु इस पर उपस्थित नहीं है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि वे यौगिक जिनमें कार्बन युक्त हैलोजन परमाणु हो और sp2 संकरित हो उनको बोलते हैं एक्रिल समूह। क्या कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर, वापस सुनिए एक बार कि sp2 संकरित समूह जिसमें कोई कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं एक्रिल समूह। तो यहाँ पर कार्बन युक्त समूह जुड़ा हुआ है और दोनों के दोनों कार्बन परमाणु जो है sp2 संकरित है, तो इस यौगिक को विनाइल नहीं कहेंगे, इसको बोलते हैं एक्रिल एल्डिहाइड। वापस यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इस यौगिक का नाम क्या होगा, CH2Cl, और दूसरा यौगिक जो मैं आपके सामने दे रहा हूँ CH2CH इन दोनों यौगिकों का आपको नाम बताना है। तो ये तो आपने क्लियर बता दिया कि ये जो है विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड क्यों है? क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों कार्बन परमाणु sp2 संकरित है और इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए, इसमें देखा जाए तो दोनों के दोनों अल्फा और बीटा कार्बन परमाणु sp2 संकरित हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वो कार्बन युक्त है, और कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जब भी sp2 कार्बन पर जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एक्रिल। तो ये जो समूह हुआ, अब इस समूह को विनाइल समूह नहीं कह के क्या बोलेंगे, एक्रिल समूह बोलेंगे। एक्रिल समूह कब बोलते हैं बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको एक्रिल समूह कब बोलते हैं कि जब अल्फा बीटा दोनों कार्बन परमाणु sp2 संकरित हो तथा साथ ही जो है एक कार्बन वाला क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे समूह को बोलते हैं एक्रिल समूह। तो इस यौगिक का नाम जो होगा एक्रिल एल्डिहाइड। इसका एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। अब इसमें देखा जाए ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन दोनों के दोनों sp2 संकरित, लेकिन दोनों में इनमें जो है कार्बन कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, और कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तब इस समूह को बोलते हैं एक्रिल। तो इसका नाम क्या होगा, एक्रिलिक अम्ल इसका नाम होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, पीछे इक अम्ल लगता है, इस कारण से एक्रिल तो इस समूह का, और यहाँ पर इक जो है इक अम्ल जो है इस समूह के कारण आया है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, जब कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस समूह को बोलते हैं एक्रिल समूह। लेकिन विदाउट कार्बन वाला जुड़ा हुआ है, यानी ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन नहीं है वो जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे विनाइल समूह। यहाँ पे एक्रिल और विनाइल में पूर्णतः आपको विभेद मालूम चल गया होगा। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं कि sp2 संकरण के आधार पर दूसरा कौन सा है, वो है एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड क्या होते हैं वो देखें, तो एरिल हैलाइड के लिए सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन जो है sp2 संकरित होते हैं, यानी सारे के सारे कार्बन sp2 संकरित होते हैं। अब हमें जो मतलब है वो इससे है, तो ये भी sp2 संकरित है, और इस sp2 संकरित पर सीधा ही हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ऐसे यौगिक को बोलते हैं एरिल हैलाइड। या सीधे शब्दों में कहूँ कि जब बेंजीन वलय पर सीधा ही हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। या दूसरी परिभाषा तो कहना चाहूँ कि बेंजीन वलय के sp2 हाइब्रिड कार्बन पर जब हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो ऐसे हैलाइड को बोलते हैं एरिल हैलाइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर sp3 संकरण के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार। तो उसमें पहला हेलो एल्केन जो है एलिल हैलाइड। अब एलिल हैलाइड क्या होता है, इस उदाहरण को देखें, यहाँ पर ये जो अल्फा कार्बन है या जो कार्बन है ये है sp2 संकरित, और ये भी जो है
sp2 संकरित है, लेकिन यहाँ पर सभी एकल बंध होने के कारण ये कार्बन जो है sp3 संकरित है। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके अंदर देखिए कि जब sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे ही जुड़ा हुआ है तो ऐसे समूह को बोलते हैं या ऐसे कार्बन परमाणु को बोलते हैं एलील कार्बन। क्या कहना चाह रहा हूं इसके अंदर, वापस सुनिएगा, जब sp3 संकरित कार्बन परमाणु सीधे ही sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो ऐसे कार्बन परमाणु को यानी ऐसे sp3 कार्बन परमाणु को जो है एलील कार्बन कहते हैं। और जब इस एलील कार्बन पर हैलोजन उपस्थित हो तो उसे एलील हैलाइड कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे हैलाइड जिसमें एलील कार्बन पर हैलोजन परमाणु उपस्थित है उन्हें एलील हैलाइड कहते हैं। और एलील कार्बन परमाणु क्या होता है कि जब sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे ही जुड़ा हुआ हो उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु को एलील कार्बन कहते हैं। अब आगे देखें इसके अंदर, अब बात करें इसके उदाहरण पर, तो यहाँ पर मैंने एक हैलोजन जोड़ दिया तो इसका नाम क्या होगा, एलील हैलाइड। इस पर ब्रोमीन जोड़ दूं तो नाम क्या होगा, एलील ब्रोमाइड। इस पर आयोडीन जोड़ दूं तो नाम क्या होगा, एलील आयोडाइड। लेकिन यदि मैं इस पर कार्बन वाला क्रियात्मक समूह जोड़ता हूं तो इसका नाम अब एलील हैलाइड नहीं होगा, इसको बोलते हैं क्रोटन एल्डिहाइड। तो यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है कि क्रोटन और एलील में क्या फर्क है। ये जो कार्बन परमाणु है हमारा sp2 संकरित है, यदि sp3 संकरित है, यदि इस कार्बन परमाणु पर जो है ऐसा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो जिसमें कार्बन नहीं हो तब इस समूह को बोलेंगे एलील समूह या इस कार्बन को बोलेंगे एलील कार्बन। लेकिन जब इस कार्बन परमाणु पर या इस sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर जो है कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो तो इस समूह को बोलेंगे क्रोटन समूह। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्रोटन एल्डिहाइड है या एलील एल्डिहाइड है। तो एलील के अंदर क्या होगा, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह नहीं होगा, लेकिन क्रोटन के अंदर क्या होगा, क्रोटन समूह के अंदर या क्रोटन कार्बन के अंदर क्या होगा, वहां पर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके लास्ट प्रकार की, जो है हमारा बेंजील हैलाइड। अब बेंजील हैलाइड क्या होता है इसको समझते हैं। तो ये बेंजीन वलय, इस बेंजीन वलय का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होगा और इस sp2 संकरित कार्बन परमाणु पर यदि CH2 समूह उपस्थित है, ये जो CH2 समूह है इस CH2 समूह को कहते हैं, इस CH2 समूह में sp3 संकरण होगा। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब बेंजीन वलय के sp2 कार्बन परमाणु पर या sp2 कार्बन परमाणु से सीधा ही कोई sp3 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है तो ऐसे समूह को बोलते हैं बेंजील समूह। और बेंजील समूह पर जब हैलोजन जुड़ा हुआ होगा तो ऐसे हैलाइड को कहते हैं बेंजील हैलाइड। क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार वापस सुने, ये बेंजीन, इसमें जो ये कार्बन परमाणु है वो sp2 संकरित है और इस sp2 संकरित कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है CH2 जिसमें sp3 संकरण है। और इस sp3 संकरित कार्बन परमाणु जब जो है सीधा हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं बेंजील हैलाइड। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि एरिल हैलाइड में डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें sp3 संकरित कार्बन परमाणु के द्वारा जुड़ा हुआ होता है आपको। अब यहाँ पर जो है मोनोएल्केन के वर्गीकरण के बारे में आपको पूरा, या उसका जो क्या होता है मोनोएल्केन, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे हो गई है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल है उस पर जाकर क्लिक भी करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो सके। थैंक यू, सुप्रभात।